बात अगर डार्क वेब की हो रही हो तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर कितने सारे इलीगल काम होते हैं। वहां पर बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं बाद में कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ इस तरह की घटना घटी, और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी के बारे में आज हम लोग बात भी करने वाले हैं। लेकिन इस कहानी के बारे में और ज्यादा मैं आप लोगों को इस इंट्रो में बताऊं उससे पहले ही चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन, और अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरी में, मिस्टीरियस स्टोरी में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारी इसी तरह की स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊँ। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम था 17 अगस्त 2007 का, जब डार्क वेब पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में ये चीज लिखी हुई थी कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि मेरे साथ रहकर क्राइम कर सके, और काफी सारे मुझे पैसे की जरूरत है, और किसी और व्यक्ति को पैसों की जरूरत हो तो वो मुझे डीएम कर सकता है। उसके बाद हम लोग शहर में जाकर क्राइम करेंगे और वहां पर काफी सारा पैसा कमाएंगे। और इसके तौर पर इस मैसेज को पढ़कर उस व्यक्ति के पास दो लोगों का मैसेज भी आता है। इस मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का नाम कैजिगावा गिसी था जो कि 40 साल का था, और उन दो लोगों का नाम जो कि इसके पास डीएम किए हुए थे उनका नाम सुकासा कांदा 36 साल का और योशितोमो होरी 32 साल का था। और इन तीनों ही लोगों में जो सिमिलरिटी थी वो ये थी कि इन तीनों के ही ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, और ये तीनों ही यही चाहते थे कि हमारा सारा का सारा कर्जा उतर जाए, उसके बाद हमारे पास काफी सारे पैसे आ जाएं जिससे कि हम लोग अपनी आगे की जिंदगी काफी अच्छे से बिता पाएं। उसके बाद ये तीनों ही योशितोमो के घर पर मिलते हैं। आपस में इन लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट कर लिया था, और उसके बाद इन तीनों ने ही आपस में एक दूसरे को अपनी कहानी बतानी शुरू की कि आखिरकार आज के टाइम में उनके ऊपर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज उन्हें क्राइम करना पड़ रहा है। और इसके तौर पर शुरुआत की उस व्यक्ति ने जो कि डार्क वेब पर जाकर सबसे पहले मैसेज डाल रहा था, यानी कि कैजी कावागिसी। आज के टाइम में ना तो इसके पास घर था, ना इसके बीवी बच्चे थे, सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी में ये रहा करता था, उसी में सोया करता था, उसी में सारा अपना काम किया करता था, और उसी में बैठकर ये डार्क वेब को एक्सेस किया करता था। उसने बताना शुरू किया कि 1999 तक उसकी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। उस टाइम इसके पास थोड़े बहुत पैसे भी हुआ करते थे, इसके बीवी थी, बच्चे थे, और इसके साथ साथ इसका खुद का घर था। लेकिन पैसों की कमी के कारण इसने डार्क वेब यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसको काफी सारे पैसे मिलने भी लग जाते हैं। जितने भी वहां पर इलीगल धंधे हुआ करते थे ये उन सारी ही चीजों को जाकर पार्टिसिपेट कर लेता है। और इसमें भी खास तौर पर मेन फोकस इसका इस चीज में रहा करता था कि जो बैंक खाते लोगों से फ्रॉड करके ले लिए जाते थे उनमें से ये काफी सारे पैसे निकाल लिया करता था। और उसके बाद इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसने अपने घर वालों को जितने भी पैसे चाहिए थे वो दे दिए, अपनी खुद की जितनी भी जरूरतें थी वो सारी की सारी पूरी कर ली, अपने सारे के सारे इसने कर्ज उतार दिए। लेकिन अभी भी इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद इसे बुरी चीजों की लत पड़ने लगती है। अब ये शराब पीने लगा था, बड़े बड़े होटलों में जाने लगता, पब में जाने लगता, और पूरा का पूरा दिन इसका अय्यासियों में गुजरा करता था। लेकिन वो जो इसका काम डार्क वेब पर चल रहा था वो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इन्हीं कारणों के चलते वो बंद हो जाता है। लेकिन इसके शौक इस टाइम काफी ज्यादा लाजवाब बन चुके थे, और इन सारे ही शौकों को मेंटेन करने के लिए ये लगातार कर्ज पे कर्ज उठाता जा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, कल को जब मेरे पास पैसे आएंगे, पिछली बार भी मेरे ऊपर कर्ज था मैंने सारा उतार दिया, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हुए थे, मैं इस सारे कर्ज को उतार दूंगा। और इसी तरह सोचते सोचते उसके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जाता है। और टाइम कुछ इस तरह का बदल चुका था कि अब तो पुलिस वालों ने भी इसे काफी बार अरेस्ट कर लिया था। अब इसके पास खुद का घर नहीं था, कहीं और जाकर ये किराए पर रहा करता था। किराया टाइम से ना चुकाने के कारण उसके मकान मालिक ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया, इसकी बीवी बच्चों को वहां से बाहर निकाल दिया, और उसकी पत्नी ने काफी बार इसे समझाने की कोशिश की कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छे से कहीं पर टिक कर काम करो, उसके बाद हमारी सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके पास जब से पैसा आया था ये लगातार शराब पिया करता था, अलग अलग तरह के काफी सारे और भी नशे जब ये किया करता था, तो ये अपनी पत्नी को पीटने में बिल्कुल भी
कमी नहीं छोड़ता। और आज के टाइम में जब ये गरीबी की हालत में आ चुका था तो ये सस्ते नशे करके पूरा का पूरा दिन टल्ली हुआ पड़ा रहा करता था और पूरा ही दिन अपने दिमाग में ये बात चलाता कि आखिरकार वो डार्क वेब से और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। लेकिन इसकी पत्नी इससे काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, जिसके बाद उसने ये बात कही कि अब काफी ज्यादा हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। और ये सच में ही उसने काफी अच्छा किया, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कि कोई बंदा हद से ज्यादा नशा किया करता था और उसके बाद उसने अपने पार्टनर की काफी गंदे तरीके से जान ले ली। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक गाड़ी थी जिसको कि उसने पूरे तरीके से घर में तब्दील कर दिया। रात को वो उसी में सोया करता था, उसी में खाया पिया करता था और सुबह होते ही उसे लेकर वो निकल पड़ता कहीं पर भी जहां पर भी उसे जाना हुआ करता था। और ये सारी कहानी सुन लेने के बाद सुकासा कांदा ने कहा कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। सबसे पहले तो मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी वो कंप्लीट की। उसके बाद मैं जाता हूँ एक न्यूज़पेपर एजेंसी में, वहां पर अगले काफी दिनों तक मैं काम करता हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद का खर्चा उठा पाऊँ, तो मैं लोगों से उधार लेने लगता हूँ कि यार कल को जब मेरे पास और ज्यादा इनकम मेरी बढ़ जाएगी तो मैं सारा का सारा कर्ज आप लोगों का उतार दूंगा। उन लोगों ने काफी सारे पैसे मुझे दिए भी, लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं हो रही थी और ना ही मेरे पास पैसे आ रहे थे। इतने भी पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं खुद का खर्चा उठा पाऊं। और इसी बीच मुझे पता चलता है कि डार्क वेब पर हम लोग कुछ इस तरह का कोई छोटा मोटा काम धंधा करके इधर का उधर करके कुछ एक पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने इसे एक्सेस किया और उसके बाद मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे कर एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने पूरे तरीके से उस न्यूज एजेंसी वाली जॉब को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर जितनी सैलरी मुझे मिल रही थी उससे कहीं ज्यादा सैलरी मैं यहाँ पर डार्क वेब पर सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते से भी कम टाइम में कमा लिया करता था। तो अब मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ मेरा वो काम बंद हो जाता है जो कि मैं वहां पर किया करता था। और काफी सारे मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट इस चीज में आ चुके थे और बाद में मैं पीछे रह जाता हूँ। और आज के टाइम में पुलिस वाले भी मुझे काफी बार यहाँ से पकड़ कर जा चुके थे। और इसके अलावा वो अपने बचपन के दिनों में एक गैंग का मेंबर भी रह चुका था, लेकिन उसको वहां पर भी अपना फ्यूचर कुछ ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आया, जिसके चलते वो उस गैंग को छोड़ देता है। उसके बाद एजेंसी में आकर काम करने लगता है, लेकिन वहां पर भी उसकी दाल नहीं गलती है। उसके बाद उसने डार्क वेब यूज करना शुरू किया और आज के टाइम में वो अपने बस जिंदगी का टाइम पास कर रहा था। अभी भी उसके ऊपर काफी सारा कर्ज बाकी था। और इन दोनों की ही कहानी सुन लेने के बाद योशितिमो सामने आता है। उसने कहा कि मैंने कोई इतना बड़ा आज तक फ्रॉड तो नहीं किया, डार्क वेब भी मैं बस टाइम पास के लिए चलाया करता था, लेकिन मेरे ऊपर भी कर्ज काफी ज्यादा है। करीबन मुझे 20-21 लाख रुपए का कर्ज उतारना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे ऑफिशियल तौर पर ये एक डॉट प्लेयर था और उससे भी उसे इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी कि वो आगे जाकर अपने सारे के सारे कर्जे को उतार पाए, जिसके चलते वो डार्क वेब पर यूं ही उसने सुना था कि काफी सारे पैसे वो वहां से कमा सकता है, जिसके तौर पर वो वहां पर विजिट किए हुए था। और इसके तौर पर उसके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है। उसने उसे डीएम किया और आज के टाइम में ये तीनों ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे और उन लोगों ने प्लानिंग बनानी शुरू की कि हम लोग मिलकर अपना पूरा का पूरा दिमाग तुम लगाओ कि आखिरकार पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब हम लोग अकेले नहीं हैं, 3 लोग हो चुके हैं, तो कोई ना कोई हम लोग ऐसा जुगाड़ जरूर कर लेंगे जिससे कि हम लोगों का तीनों का ही सारा का सारा कर्जा उतर जाएगा और उसके बाद हम लोग काफी सारे पैसे भी कमा पाएंगे। तो ये लोग योशितिमो के घर पर तो बैठे हुए ही थे। उन लोगों ने कुछ एक खाना वगैरह खाया। उसके बाद वो लोग अपना अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग कर क्या सकते हैं। किसी ने कोई उपाय दिया, किसी ने कोई उपाय दिया और सारे ही लोग अपने तरीके से अपनी सारी की सारी बातें सामने वालों को बता रहे थे और सामने बैठे बंदे ये बात बता रहे थे कि इस चीज को करने में क्या फायदा है, क्या घाटा है और हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहला उनका आइडिया ये था कि क्यों न हम लोग जाकर किसी बैंक को लूट लें, लेकिन उसके लिए हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। जाकर वो लोग वहां पर बैंक को जब लूट लेंगे तो पुलिस वाले हो सकता है उनके पीछे पड़ जाएं, पुलिस वाले उन्हें सीधी की सीधी गोली ही मार दें और उसके चलते इन लोगों की जान जा सकती है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज को तो बिल्कुल वो लोग मना कर देते हैं। और उसके बाद सामने आता है दूसरा बंदा जिसने की ये बात बताई कि क्यों न हम लोग रात को निकल पड़े, अमीर लोगों के घरों पर जाकर वहां पर डाका डालना शुरू कर दें। अब हम लोग 3 हैं
हैं तो इन सारी चीजों को हम लोग काफी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन बाकी लोगों ने इस बात के लिए भी इनकार कर दिया कि आजकल जहां पर पैसे हैं वहां पर हद से ज्यादा सिक्योरिटी है, और नॉर्मली तौर पर देखा जाए जहां पर सिक्योरिटी नहीं है तो उनके पास पैसे भी नहीं है। और इसी तरह के काफी सारे आइडिया उन लोगों के दिमाग में आते हैं, और इसी बीच एक ये आइडिया भी आता है कि हम लोग क्यों ने यहाँ पर जो ये लोग जुआ खेलने के लिए रात के समय निकलते हैं, कसिनो में जाते हैं, वहां पर जाकर उन लोगों को रास्ते में ही पकड़ लें और उनसे जितना भी पैसा वो लोग कसिनो में खेलने के लिए जा रहे हैं, वैसे भी नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो वो वहां पर जाकर हार जाते हैं। और हारने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि हम जैसे गरीबों को वो यहाँ पर वो पैसे डोनेट कर दें, जिसके चलते हमारा भी भला हो जाएगा और उन्हें भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो लोग कसिनो में भी तो जाकर उस पैसे को हारने ही वाले हैं। तो ये सारी की सारी प्लानिंग वो लोग कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग जाकर कसिनो के बाहर वेट करने लगते हैं एक ऐसे बंदे की जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर हो, देखने में उसकी सिक्योरिटी भी कम हो और वो लोग उससे पैसे आसानी से छीन पाएं। लेकिन ऐसा बंदा वहां पर कोई भी नहीं आया जिसके पास काफ़ी मोटी रकम हो और उसके साथ कोई भी सिक्योरिटी ना हो, और तो और उन सिक्योरिटी वालों के पास तो बंदूकें भी मौजूद थी। तो उन लोगों ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम लोग यहाँ पर रास्ते में तो इन लोगों को किडनैप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सिक्योरिटी वाले हो सकता है हम लोगों को उड़ा दें। तो वो लोग पीछा उन लोगों का करने लगते हैं कि यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा पैसा लेकर आते हैं कसिनो में उड़ाने के लिए, लेकिन इनके घर पर काफ़ी सारा पैसा होगा, जिसके तौर पर वो लोग उन लोगों का पीछा करने लगते हैं जो कि अमीर लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए थे। और उन लोगों के घरों पर जब वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर उन लोगों ने देखा कि किसी के घरों पर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कुत्ते बंधे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अपने घर पर ही काफ़ी सारे बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। तो अब वो लोग हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार किसी के पास तो पैसे नहीं हैं, किसी के पास पैसे ज़रूर हैं, लेकिन उन लोगों के पास सिक्योरिटी हद से ज़्यादा है, तो आखिरकार अब हम लोग क्या करें। और इसी तरह सोचते सोचते वो लोग हद से ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर यूं ही चक्कर लगा रहे हैं, हमारा घर से पेट्रोल फूक रहा है, हम लोग अपने ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया लेकिन एक भी बकरा अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। तो वो लोग जापान की सड़कों पर यूं ही निकल पड़ते हैं रात के टाइम कि आखिरकार अब हम लोग करें तो क्या करें। और इसके तौर पर उन लोगों के सामने एक लड़की आती है जो कि अपनी ऑफिस की छुट्टी करके अपने घर की तरफ जा रही थी, और ये थी 31 साल की रे इसोगाई, जो कि अब अपनी कंपनी से छुट्टी करके वो वापस आ रही थी। लेट नाइट तक अब वो अपनी ड्यूटी दे रही थी, ओवर टाइम वो कर रही थी क्योंकि इसके हालात कुछ इसी तरह के थे। दरअसल इसका जन्म 3 जुलाई 1976 को हुआ था, लेकिन जब ये पैदा हुई इसके पैदा होने के कुछ एक दिनों बाद ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी माँ हिम्मत नहीं हारती है, अपनी बच्ची का पालन पोषण करती है, इसके साथ साथ अपना भी खुद का ध्यान रखती है और अपनी बच्ची को यूं ही वो बड़ा करने लगती है। अब वो उसकी लड़की स्कूल कंप्लीट कर चुकी थी, हाई स्कूल में जाने लगी थी, लेकिन हाई स्कूल में जब वो लड़की जा रही थी तो उसे पता चलने लगता है कि आखिरकार उसके घर के हालात किस तरह के हैं, जिसके तौर पर वो लड़की एक दिन अपनी माँ के पास बैठती है और उसने ये बात कही कि आखिरकार वो ज़्यादा पढ़ाई करके क्या कर लेगी, वो जल्द से जल्द एक नौकरी करना चाहती है ताकि उसकी माँ का बर्डन थोड़ा कम हो पाए और वो भी थोड़े से पैसे यहाँ पर अपने घर पर दे पाए और उससे उनके घर का काम अच्छे से चल पाए। उसकी माँ इस बात के लिए मना करती है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तुम्हारा भी फ्यूचर है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, जिसके चलते वो वहीं पर जाकर पास में ही छोटे मोटे काम धंधे करना शुरू कर देती है, किसी रेस्टोरेंट पर लग जाती है और वहां से थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करने लगती है। जब वो ओवर टाइम करने लगती है, काफी सारी और भी जॉब करने लगती है, तो अब इनके पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो लड़की अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर पाए, जिसके चलते वो लड़की सुबह सुबह तो अपने स्कूल में जाया करती थी, स्कूल से वापस आने के बाद अपने काम पर वो चली जाया करती थी और उसके बाद रात को भी वो अक्सर वहां पर मौजूद अलग अलग स्टोर में काम किया करती थी, जिससे कि अब उसके पास थोड़े पैसे आने लगे थे, खुद की वो स्कूल फीस अच्छे से भर पा रही थी और इसके साथ साथ काफी ज्यादा वो मेहनत कर रही थी, पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी माँ के लिए एक घर खरीद पाए। इस टाइम ये लोग किराए पर रहा करते थे और इस चीज के लिए उसे भी पता था कि कल को अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी माँ यहाँ
पर बिल्कुल अकेली रह जाएगी, आगे चलकर इनसे काम भी नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ उसे ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे कि उसके पास पैसे आ जाएं और वो एक घर खरीद पाए जिसमें कि उसकी माँ आगे चलकर बड़े ही आराम से रह पाए। इसी बारे में सोचते हुए वो काफी जगह पर काम करती है, इसके साथ साथ पढ़ाई करती है और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और वो अपने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़कर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लग जाती है। वहां पर काफी अच्छी उसकी सैलरी थी और अब उसको ये बात लगने लगी थी कि उसकी जिंदगी सही ट्रैक पर आ चुकी है। लगभग अगले 2-3 सालों तक वो इस कंपनी में काम करती है, उसे लगातार प्रमोशन मिलते जा रहे थे और अब उसे ये लगने लगा था कि सच में ही उसकी जिंदगी एक सही ट्रैक पर आ चुकी है। अब उसके घर के भी हालात सुधरने लगे थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, जिसके चलते आज के टाइम में जहां पर वो काम किया करती थी वहां पर वो अक्सर ओवर टाइम कर लिया करती थी। और इसी तरह ओवर टाइम करते करते टाइम आता है 24 अगस्त 2007 का, जब वो वहां पर अपने ऑफिस में काम कर रही थी और वो काफी ज्यादा लेट हो जाती है। उसने यही बात सोची थी कि वो ओवर टाइम यहाँ पर कर रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर वो रहा करती थी इसका अपार्टमेंट इसकी जॉब वाली जगह से काफी ज्यादा नजदीक था। वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहा करती थी और उसने अपार्टमेंट यहाँ पास में ही ले रखा था, क्योंकि उसे पता था कि अक्सर वो अपनी जॉब से लेट हो जाती है, उसे आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आराम से वो अपना काम कर पाए। इसके लिए वो वहां पर पास में ही अपना अपार्टमेंट लिए हुए थी। लेट नाइट तक काम कर लेने के बाद वो वापस अपनी जॉब से बाहर आती है, अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है कि इसी टाइम इसके पास से एक गाड़ी निकल कर जाती है। उसने उस गाड़ी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आगे जब वो जाती है बस अपने घर पर पहुंचने ही वाली थी, 100-150 मीटर वो अपने घर से दूर थी कि उसी टाइम एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। वो व्यक्ति काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था और उससे वो पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास में कोई स्टोर मौजूद है। और जब वो लड़की उसको स्टोर के बारे में बताने लगती है कि इसी टाइम पीछे से कोई व्यक्ति आता है, उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और जो गाड़ी इसके पास से बिल्कुल तेजी से निकल कर गई थी वो गाड़ी दोबारा से घूमकर इसके पास आती है और वो दोनों ही लोग इसे जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठा लेते हैं। उसके बाद उसे एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और वहां पर जाकर ये बात कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे मौजूद हैं सारे पैसे हमें दे दो, एटीएम कार्ड अपना हमें दे दो और उसके साथ साथ ये भी बताओ कि आखिरकार इसका नंबर क्या है। वो लोग उससे जितने भी पैसे वो लोग छीन सकते थे वो सारे ही पैसे वो लोग छीन लेते हैं और ये किडनैपर कोई और नहीं वही 3 बंदे थे जो कि डार्क वेब पर आपस में मिले थे और उन लोगों ने काफी सारी प्लानिंग बनाई थी कि कुछ इस तरह से हम लोग अमीर लोगों को लूटेंगे। लेकिन आज जब उन्हें अमीर व्यक्ति नहीं मिल रहा था तो उन लोगों ने रोड पर चलती हुई इस लड़की को ही उठा लिया। वो लोग जाकर उनसे जितने भी पैसे छीन सकते थे सारे पैसे छीन लेते हैं, एटीएम का कार्ड नंबर ले लेते हैं और उसके बाद कैजी गावागिसी जिसकी की फैमिली हुआ करती थी, उसके बच्चे हुआ करते थे, बाद में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। वो आदमी इस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है और वो तो शुक्र है कि उन दोनों बाकी लोगों ने उसे बचा लिया और ये बात कही कि हम लोग इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले और वो लोग उसे इस चीज के लिए मना कर देते हैं। पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा था, उसकी खुद की फैमिली थी लेकिन उसे उस फैमिली के बारे में कोई भी ख्याल नहीं आया, कुछ भी वो सोच नहीं पाया और वो ये कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग उसे रोक तो लेते हैं लेकिन जब सारी ही चीजें उन लोगों ने उससे छीन ली थी, उस लड़की को वो मारपीट कर सारी बातें उससे पूछ लेते हैं, तो आखिर में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस लड़की को यूं ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाद में हो सकता है ये जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दे, इसने वैसे भी हमारे चेहरे देख लिए हैं और हमें जेल की हवा खानी पड़ जाए, तो हम लोगों को इस लड़की को निपटाना होगा। और वो लोग उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि इस तरह से सबसे पहले तो हम लोगों ने इस लड़की को किडनैप किया, इसे लूट लिया, इस बंदे ने तो इसका रेप करने की भी कोशिश की थी और ये सारी चीज़ें जब पुलिस वालों को जाकर ये लड़की बताएगी तो हम लोग लंबे अंदर जाएंगे, तो हम लोगों को इसे ठिकाने ही लगा देना चाहिए। जिसके तौर पर वो तीनों ही ये सारी बातें कर रहे थे और उसके बाद उनमें से एक बंदा उस लड़की के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके साथ बातें करने लगता है। लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग क्या प्लानिंग करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिस तरह के वो लोग हथियार गाड़ी से निकाल रहे थे उस लड़की को अंदाजा थोड़ा थोड़ा होने लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा इसके साथ होने वाला है। तो वो लड़की उन लोगों के सामने रहम की भीख मांगने लगती है। उसने अपने पूरी की पूरी फैमिली कंडीशन के बारे में उन्हें बताया कि
कि आज के टाइम में उसकी माँ का उसके अलावा कोई भी नहीं है। उसके बिना उसकी माँ इस जिंदगी में अकेली रह जाएगी। हाँ, तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए थे मैंने तुम्हें दे दिए, अब तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पुलिस को जाकर कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन इन तीनों ही लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाया और एक पेचकस लेकर, एक हथौड़ा लेकर जो कावागुसी था उसके पीछे जाता है और उसने उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया। उसने करीबन 40 के आसपास उसके सिर पर वार किए होंगे और इतने में उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। वो रोती रही आखिर तक कि बस मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं पुलिस वालों के पास भी नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा। उसके बाद वो लड़की तो अपनी जान गंवा चुकी थी। उन्होंने उसकी बॉडी को उठाया और उसे वहां पास के जंगल में ठिकाने लगा दिया और उसके बाद वो लोग वापस घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर आपस में उन लोगों ने वो 20,000 रुपए जो कि उस लड़की से छीने थे आपस में उन लोगों ने बांट लिए। लेकिन अभी भी उन लोगों के पास कार्ड था तो वो लोग एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन पर भी जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर जब उन लोगों ने उस कार्ड का पिन डाला तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की ने तो गलत पिन इन्हें बता दिया था। लेकिन अब वो लड़की अपनी जान गंवा चुकी है तो ये लोग दोबारा से जाकर उससे उसका पिन भी नहीं मांग सकते थे। और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि कल हम लोग एक नए शिकार को ढूंढने वाले हैं। ये बात बोलकर वो तीनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब तो पैसे उन लोगों ने कमाए थे तो रात को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो लोग घूमने के लिए निकले हुए थे तो कावागुसी काफी ज्यादा घबरा चुका था कि हम लोग इस तरह से सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए निकले थे, लेकिन हम लोग एक लड़की को मार कर आ चुके हैं। कल फिर से हम लोग एक नए बंदे की तलाश में निकल रहे हैं। हो सकता है वहां पर भी जाकर हम लोग किसी को मार डालें और इसी तरह करते करते हम लोग सीरियल किलर बन जाएं और आखिर में पुलिस वाले हमें पकड़कर फांसी की सजा दे देंगे। तो वो इस चीज से हद से ज्यादा घबरा जाता है और उस टाइम का उसे पता था कि जापान में ये कानून मौजूद है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही जाकर पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है तो उसे इतनी ज्यादा सजा नहीं मिलेगी जितनी की मिलनी चाहिए। और जिस तरह का कि वो कांड करके आया हो, जिसके चलते वो पुलिस वालों के पास कॉल कर देता है, सारी की सारी बातें उन्हें बताता है। पुलिस वाले उसके पास आ पहुंचते हैं और उसके बाद उसे पकड़कर उस लड़की की डेड बॉडी के पास लेकर जाते हैं जहां पर कि वो लोग उसे जंगल में ठिकाने लगाकर आए थे। वहां पर जाकर उस लड़की की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद उन दोनों ही लड़कों को भी, जो बाकी दो उसके पार्टनर बचे हुए थे, उन्हें भी पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। और आखिर में इस लड़की की माँ को इन्फॉर्म किया जाता है। उस लड़की की माँ को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। उसका हद से ज्यादा बुरा हाल था। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी के साथ, जो कि अपनी लाइफ को अच्छे बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो उन तीनों से ही एक सिर्फ यही सवाल कर रही थी कि आखिरकार उसकी बेटी ने ऐसी क्या गलती की थी कि उन्होंने उसे इस तरह की सजा दे दी। वो अपने आप को जैसे तैसे कर संभालते हुए वापस कोर्ट में जाने लगती है और वहां पर उन तीनों के ही ऊपर केस चलने लगता है। उस लड़की की मां ने ये दरख्वास्त की कि जनाब इन तीनों को ही फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि जो दर्द उस लड़की ने सहा था उसे ये लोग भी फील कर पाए। जिसके तौर पर वो मीडिया में जाती है और मीडिया से ये बातें जब आम पब्लिक तक पहुंचती है तो आम पब्लिक में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था और सारे के सारे लोग एक यही बात बोल रहे थे कि इन तीनों ही लोगों को फांसी होनी चाहिए। जिसके तौर पर उसकी मां ने एक कॉपी ली और उसके ऊपर ये साइन लेने लोगों के शुरू कर दिए कि कितने लोग ये चाहते हैं कि इन क्रिमिनल्स को फांसी की ही सजा हो। और वहां पर करीबन उसकी मां को लगभग 3 लाख लोगों ने साइन करके दिए कि ऐसे क्रिमिनल्स का ऐसा ही हाल होना चाहिए। उसके बाद उनका केस कोर्ट में चलने लगता है और सुकासा और कोसितिमो को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन तीसरा बंदा कावागासी, उसे फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है क्योंकि उसने खुद आकर सरेंडर किया था और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन बाद में ये बात सामने आती है उस लड़की को मारने वालों में, उसके सिर पर हथौड़ा मारने वालों में, उसका गला घोटने वालों में योसितिमो शामिल नहीं था, जबकि वो कांड तो सुकासा और कावागिसा ने किया था। कावागिसा को इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई क्योंकि इसने खुद आकर यहाँ पर सरेंडर किया था, जिसके चलते इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति सुगासा को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके बाकी दोनों पार्टनर्स को लाइफ इन प्रिजन की सजा दे दी जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो सुकासा को अपनी सजा मिल चुकी थी, इन दोनों लोगों को भी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन इन सारी हरकतों से वो लड़की कभी भी वापस नहीं आ पाएगी जो कि अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत कर रही थी। उस
बेचारी ने पहले ही बचपन में अपने पिता को खो दिया, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती है ताकि उसकी माँ को आगे चलकर किसी तरीके की परेशानी ना हो। काफी ज्यादा मेहनत वो कर रही थी, लेकिन इन लुटेरों को सिर्फ कुछ एक देर ही लगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पैसों के चलते उन्होंने उस बेचारी की जान ले ली और उस महिला के बुढ़ापे का सहारा भी उन लोगों ने छीन लिया, जिसकी कि वो इकलौती बेटी थी। भले ही अब उसकी माँ को कितना भी पैसा क्यों न दे दिया जाए, लेकिन अब पूरे तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो उन दो बाकी लोगों को छोड़ दिया गया था सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद की सजा देकर, क्या ये उन लोगों के साथ सही हुआ या फिर उन्हें भी फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए थी? वैसे कम से कम एक को तो सही सजा मिल ही गई। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट अजय कुमार को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।